हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर थर्ड जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है इसके बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और इसको किस तरह से समझा जा सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो है जो कि एक हेल्दी रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। अगर हम लोग समझें WHO की डेफिनेशन के हिसाब से तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही वाइडर टर्म में है। यहाँ पर इन्होंने फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल सभी प्रकार की हेल्थ को इसमें इंक्लूड किया है। फिजिकल का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति फिजिकली कैपेबल नहीं है, इम्पोर्टेंट है या इनफर्टाइल है। इमोशनल डिसेबिलिटी है, कोई इमोशनली डिस्ट्रेस है, बिहेवियरल पैटर्न जो है गड़बड़ है, या सोशल रूप से वो अपने आप को डिजर्टेड अलग थलग सा पाता है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आती हैं। इन सभी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए गए। फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए 1951 में सबसे पहले भारत में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की जाती है, जहां पर जो चाइल्ड बर्थ है उसको कंट्रोल करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाता है। ऐसा भारत जो है इनिशिएटर देशों में से एक है। भारत में की जनसंख्या आज के समय में चाइना से भी आगे है। चाइना ने जिस तरह की पॉलिसी बनाई थी उसी तरह से पॉलिसी इंडिया में भी इम्प्लीमेंट की गई। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। हम दो हमारे दो, इस तरह के जो स्लोगन थे उसके साथ हमारी सरकार आती है। भारत में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम, मैट, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस क्रिएट करने का के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। भारत में अगर कहा जाए तो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स हैं, पोस्टर है, बैनर है, प्रिंट मीडिया है, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि इसके बारे में जानकारी देते हैं। इंफॉर्मेशन, सेक्स एजुकेशन को आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे कि बच्चे बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको वो अच्छी तरह से समझ सकें और वो जान सकें हाइजीन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्ट और जो है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, और साथ ही साथ उनको जानकारी हो सके STD जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो ना जानकारी होने की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, जैसे कि एड्स है। ये भी बहुत ज्यादा फैलने वाली बहुत ही घातक बीमारियों में से एक है। इसके साथ साथ जागरूक किया जाता है कि जो मैरिज की एज है उसको लेकर के भी जागरूकता फैलाई जाती है, चाइल्ड मैरिज को रोका जाता है। अवेयरनेस ना होने की वजह से कहा जाता है कि शादी के पहले साल बच्चों के होते हैं। इसका मतलब है उनको जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से प्रिवेंशन करने हैं और इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। बर्थ को कैसे कंट्रोल करना है, प्रेगनेंसी को कैसे केयर करना है, पोस्ट नेटल केयर किस प्रकार से करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या हेल्दी फैमिली का साइज क्या होता है, कितने बच्चे होने चाहिए, इन सब इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सिबलिंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समाज जिम्मेदार होता है जो इन सब चीजों को बताता है, ये अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। बहुत सारी जो क्राइम्स होते हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, सेक्स अब्यूज हो जाते हैं और इनके बारे में जानने की भी जरूरत है। छोटे बच्चों को जहाँ पर जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पर सेक्स अब्यूज की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए सेक्स एजुकेशन बच्चों को दी जाती है जिससे कि वो समझ सकें, वो पहचान सकें गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में। और ये समाज की जिम्मेदारी है कि एक हेल्थी समाज, हेल्थी सोसाइटी का निर्माण किया जाए। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है,
जैसे कि एक तो हेल्थ, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो गए, हेल्थ अगर सही होंगी, हेल्दी पर्सन होगा तो हेल्दी बेबी होगा। उसी तरह से और भी चीजें हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, प्रेगनेंसी है, बहुत सारे टीके लगवाने की जरूरत होती है, रेगुलर चेकअप की जरूरत है, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि दी जाती हैं। इन सभी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैरिज में कॉम्पिटेंसी देखी जाती है कि कौन सी मैरिज जो है सुटेबल है और कौन सी नहीं है। उसको देखने के लिए जैसे अमीनियोसेंटियासिस एक बीमारी होती है, यहाँ पर आरएच फैक्टर जो होता है, अगर मेल जो है आरएच पॉजिटिव है और फीमेल आरएच नेगेटिव है तो फर्स्ट बेबी होगा वो तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन आगे के बेबी जो होंगे वो डेथ हो जाएंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए अब दवाएं चलती हैं, इसको दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं इनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है, इनको जो है इनके बारे में समझा जा सकता है। जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं, वो इनकरेज करती हैं, गवर्नमेंट को बहुत तरह के सुझाव देती हैं कि किस प्रकार से कौन से मेथड होंगे जिनसे कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने सहेली नाम की टैबलेट बनाई है जो कि मंथली या वीकली इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। सेक्स रिलेटेड जो मैटर होते हैं वहां पर बहुत सी पोस्टनेटल केयर की जरूरत होती है। स्मॉल फैमिली की होती है वो ज्यादा बेहतर ग्रो करती हैं, संसाधन लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उससे बहुत सारे अच्छे हेल्दी बच्चे होते हैं। जैसे कि आप इस तरह से समझें कि जो एक लॉयल की फैमिली होती है उसके बहुत ढेर सारे बच्चे नहीं होते, कम बच्चे होते हैं, मगर उनको अच्छी तरह से नर्चर कर लेता है। लेकिन अगर आप डॉग के बच्चे हैं तो एक बार में 6 बच्चे 7 बच्चे होते हैं, मगर उनको सरवाइव नहीं करा पाता, जिसमें से 1-2 बच्चे भी बच पाते हैं। तो जो कम बच्चे होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं, इसलिए जरूरी है कि बच्चों की संख्या को भी लिमिट रखा जाए और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी समझा जाए। इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसको स्टेबल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।